वालेकुम। आज हम बात करेंगे अस्थमा की। अस्थमा एक रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है कि जो हमारा म्यूजिका है या एयरवे है, ब्रोंकियल एयरवे, उसके अंदर क्या होती है, इन्फ्लामेशन आ जाती है या वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाइपर सिक्रीशन हो जाती है जिसकी वजह से वो जो ब्रोंकियोल्स हैं वो कंस्ट्रक्ट हो जाते हैं जिसकी वजह से हमें ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स आती हैं। अस्थमा अब अस्थमा क्यों होता है, उसके रीजंस क्या है? या लेम्फोसिटिक जो लेम्फोसाइट्स है, वाइट ब्लड सेल्स की टाइप जीनोफिलिक्स हो जाती हैं, वो वहाँ पे जाके एक्यूमुलेट हो जाती है जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन हो जाती है या रीमॉडलिंग हो जाती है या थिकनिंग ऑफ द लेमिना, जो एपिथेलियम है म्यूजिका का, वहाँ पे जो लेमिना की लेयर है वो क्या हो जाती है, थिक हो जाती है जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन हो जाती है। और इसके अलावा रेटिकुलर्स, इसके अलावा हाइपरप्लेजिया ऑफ द सेल, मतलब वहाँ पे जो सेल्स हैं, वेसल्स होगी, स्मूथ मसल सेल्स हो गए या सिक्रीटी ग्लैंड्स हो गए, ग्लोबुलर सेल्स, उनके वहाँ पे उसकी सिक्रीशन को बढ़ा देते हैं। जब वहाँ से सिक्रीशन ज़्यादा हो जाती है तो वहाँ पर ब्रोंको कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट आ जाता है जिसकी वजह से ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स आ रही होती है। अगर हम बात करें तो अस्थमा दो तरह के होते हैं, एक माइल्ड अस्थमा, एक सीवियर अस्थमा। अब माइल्ड अस्थमा और सीवियर अस्थमा में इसकी बात करने से पहले हम ये बताएं कि अस्थमा क्यों होता है। अस्थमा हमें इसलिए होता है कि जब भी हमें कोई फ़ौरन जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई हो जाता है, जैसे कि पॉलिन्स हो जाते हैं, डस्ट हो जाता है, पार्टिकल, जिसकी वजह से हमें हमारा जो है इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है जिसकी वजह से हमें ब्रीथिंग प्रॉब्लम आ जाती है। अब दो तरह के माइल्ड अस्थमा और सीवियर। जो माइल्ड है वो एक्सरसाइज इंड्यूस समय, इसके अंदर सिर्फ एक्सरसाइज इंड्यूस या एस्पिरिन इंड्यूस समय होता है या हमें कोई इन्फेक्शन हुआ होता है, ब्रोंकियल इन्फेक्शन, जिसकी वजह से ये ब्रीथिंग प्रॉब्लम आ रही होती है। अब सीवियर समय में क्या होता है कि हमारे अंदर क्या डिस्पीनिया भी हुआ है। इसके अलावा जब नाइट टाइम पे हमारी जो ब्रीथिंग है वो बहुत ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्ट हो रही होती है। इसके अलावा जो ब्रीथिंग है वो इम्पेयरमेंट होती है। इसके अलावा हम ये बात करेंगे कि इसमें कासेस क्या आ जाते हैं। इसमें आ जाता है कि हमें बहुत ज़्यादा ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स हो रही होती है, वीजिंग हो रही होती है, कफिंग हो रही होती है। और अगर हम पैथोलॉजिकल बात करें तो जो हमारी ब्रोंकियल एयरवे है वो कंस्ट्रक्ट हुई है जिसकी वजह से हमें ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं। अब अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन से पहले हम इसके फ्लो चार्ट देखें, मतलब इसमें हम ये देखें कि ये किस तरह हो रहा है और उस हिसाब से हम ये लगाएंगे हम इसे किस तरह क्लासीफाई कर सकते हैं। अब जैसे कि हमें एलर्जेंस आया, वो हमारी बॉडी को इंड्यूस हुआ तो हमारे जो टी हेल्पर सेल है वो एक्टिवेट हुए। टी हेल्पर सेल ने क्या किया, बी सेल को एक्टिवेट किया, वहाँ से आईजी एंटीबॉडीज़ बनी, मास्ट सेल एक्टिवेट हुआ और आईजी बाइंड हुआ। ये तो सिंपल फिनोमेना हो गया। लेकिन जब सेकेंड एक्सपोजर, जब दोबारा कोई एलर्जन एक्टिवेट होता है तो हमारे पास आईजी एंटीबॉडीज़ ऑलरेडी मौजूद होती है। तो सेकेंड एक्सपोजर के बाद जब वो बास सेल या मेसोफिल सेल के पास एलर्जन एक्सपोज होता है तो उसके ऊपर आईजी एंटीबॉडीज़ होती हैं। जो आईजीई एंटीबॉडीज़ के ऊपर जब वो एलर्जन एक्सपोज होता है और उनकी क्रॉस लिंकेज होती है जिसकी वजह से इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर रिलीज़ होते हैं, इन्फ्लेमेटरी, जिसमें हिस्टामाइन, लिकोट्राइन्स वगैरह हो जाते हैं। तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए हम मास्ट सेल स्टेबलाइजर देते हैं। अब आईजी के साथ एलर्जन ना बाइंड करें तो हम उसे क्या देते हैं, एंटी आईजीई देते हैं। अब फिर उसके बाद आ जाता है अर्ली रिस्पॉन्स और डिलेड रिस्पॉन्स। अर्ली रिस्पॉन्स 1 to 2 आवर्स में होता है और डिलेड रिस्पॉन्स 4 to 6 आवर्स में होता है। अब ये कहते हैं जब क्रॉस लिंक आईजी मासेस कहते हैं तो उससे हिस्टामाइन, लिकोट्राइन्स वगैरह रिलीज होता है जो कि वेजोडाइलेशन, म्यूकोसिक्रेशन को करवाते हैं, कंट्रक्शन बढ़ा देता है जिसकी वजह से अस्थमा हो जाता है। तो हम ये जो लिकोट्राइन्स जाके बाइंड कर देते हैं, लिकोट्राइन्स एंटागोनिस्ट भी दे सकते हैं जिसकी वजह से ये इफेक्ट ना आए। इसके बाद अगर हम देखें डिलेड में क्या हो रहा है कि वो क्या करवा रही है, एक्टिवेट करवा रहे हैं टी हेल्पर सेल्स को। उससे क्या होता है, साइटोकाइन्स रिलीज हो रहे हैं, मैच्योर हो रहे हैं वाइट ब्लड सेल जिसमें इओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल्स आ जाते हैं। फिर उसमें क्या होता है, वो जब वो एयर के पास जाते हैं तो ब्रोंको कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, नोज़ के पास जाएंगे राइनाइटिस करवाएंगे, आइज़ के पास जाएंगे कंजक्टिविटिस करवाएंगे। और ये क्या करवा रहे होते हैं, और ये भी क्या बेसिकली क्या करवाते हैं, अस्थमा इंड्यूस करवा रहे होते हैं। तो इसमें हम जो ब्रोंकोडायलेटर्स दे देते हैं। अब जो अगर हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में आ जाता है शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। अब शॉर्ट टर्म में क्या है कि हम मतलब हमें अस्थमा का अटैक हुआ हुआ है और बहुत एक्यूट अटैक हुआ हुआ है, हमें फ़ौरन उसको ट्रीट करना है। तो हम शॉर्ट टर्म रेगुलेटर जो फ़ौरन से रिस्पॉन्स करें, हमने वो ड्रग्स देनी होंगी जिसके अंदर बीटा एड्रेनल रिसेप्टर्स हैं, थियोफिलाइन और एंटीमस्किनिन। बेसिकली इसमें वो वाली ड्रग्स आ जाती हैं जो कि ब्रोंकोडायलेशन करवा रही होती है, फ़ौरन इफेक्ट दे रही होती है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट है जो कि बहुत देर तक मतलब हमें प्रिवेंट करे कि हमें अस्थमा ना हो, अस्थमा जैसे सिम्टम्स ना आए, उसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होते हैं, लिकोट्राइन पाथवे एंटागोनिस्ट होते हैं और इनहिबिटर ऑफ मास्ट सेल डीग्रेनुलेशन होते हैं और एंटीबॉडीज दी जाती हैं।
अब हमने ये बात करी, अब हम इसकी वन बाय वन हम इसके उसको बात करेंगे कि इसकी किस तरह होती है, जो हमें क्लासिफिकेशन की हुई है उसका मैकेनिज्म क्या है। अब फर्स्ट हम बात करें लिकोट्राइन एंटागोनिस्ट। हमने पढ़ा लिकोट्राइन भी क्या करवा रहे हैं, ब्रोंको कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं। अब लिकोट्राइन एंटागोनिस्ट मतलब लिकोट्राइन, एक तो लिकोट्राइन्स की सिंथेसिस हो रही है, हम वहाँ पे लिकोट्राइन की सिंथेसिस को इनहिबिट कर सकते हैं, या हम लिकोट्राइन रिसेप्टर को ब्लॉक कर सकते हैं कि वो वहाँ पे जाकर ब्लॉक ना करे। अगर ये मेम्ब्रेन से जब फॉस्फोलिपिड से बना, फॉस्फोलिपिड से आर्किडोनिक एसिड बनता है, आर्किडोनिक एसिड से ये दो पाथवे होते हैं, लिपोक्सिजेनेज एंड साइक्लोऑक्सीजनेज। लिपोक्सियोजेनेज से ये लिकोट्राइन्स बनते हैं डिफरेंट, और फिर लिकोट्राइन्स से इन्फ्लामेशन होती है। तो हम क्या देते हैं, हम वो क्या करते हैं, जो 5 लिपोक्सिजेनेज इससे बन रहा 5 लिपोक्सिजेनेज को इनहिबिट कर दें, इनहिबिटर दे दें, जिसे हम कहते हैं जिलियोटन कहते हैं, ये हम दे देते हैं। या हम लिकोट्राइन रिसेप्टर पे जाके बाइंड करें तो हम जेफ्रीलुकास, मोनोलुकास और प्रैंक्यूलुकास दे देते हैं, जो कि सिस्टाइलिन रिसेप्टर का एंटागोनिस्ट होता है। तो ये इसकी इनहिबिट नहीं होती। और जो B4 होता है, लिकोट्राइन B4, वो क्या होता है, न्यूट्रोफिल्स की कीमोटॉक्सिस करवाता है। और बाकी ये C4D4 और एक और आ जाता है B4 आई थिंक, वो क्या करवा रहा होता है कि इन्फ्लामेशन करवा रहा होता है। इसके बाद अगर हम बात करें इसकी, हम पहले बात कर लेते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड। अब कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के ना बहुत से फंक्शन है हमारे बॉडी में। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड हम एज इट इज़ यूज़ नहीं करते, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। जब बहुत एमरजेंसी सिचुएशन होती है, या ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें हमारी जो है ब्रोंकियल कंस्ट्रक्शन मतलब वो ट्रीट ना हो पा रही हो, बहुत वार्निंग सिचुएशन आ जाए, तो उसमें हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके मैकेनिज्म एक्शन क्या है कि इनहिबिशन ऑफ इजिनोफिलिक म्यूजिकल इन्फ्लेमेशन, जो इजिनोफिलिक या म्यूजिकल इन्फ्लेमेशन हुई है वो उसको इनहिबिट करवाती है कि साइटोकाइन्स रिलीज ना हो, इनहिबिट करवाती है कि ये जो फॉस्फोलिपिड्स का A2 मतलब ये जो आर्किडोनिक एसिड, अब ये क्या है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी कहाँ से बन रहे होते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी ये जो हमने पढ़ा पाथवे यहाँ से बन रहे होते हैं। ये बेसिकली ये बन रहे थे, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये यहाँ से आर्किडोनिक एसिड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ये यहाँ पे बन रहे होते हैं। तो हम क्या करवाते हैं, इसको इनहिबिट करवा देते हैं। अब इसको इनहिबिट करवाते हैं तो इसकी वजह से क्या है, जब हम इसको इनहिबिट करवाएंगे तो आर्किडोनिक एसिड भी नहीं बनेगा, लिकोट्राइन या प्रोस्टाग्लैंडिन भी नहीं बनेंगे, और एंटी इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स भी नहीं आएगा। बेसिकली ये दोनों क्या करवाते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स दे रहे होते हैं, ब्रोंको कंस्ट्रक्शन करवा रहे होते हैं, तो ये नहीं देंगे। अगर मास्ट सेल स्टेबलाइजर की बात करें तो मास्ट सेल स्टेबलाइजर में क्या है कि वो जो क्लोराइड चैनल्स है मास्ट सेल का, उसको क्या करती है, अल्टर कर देती है। जब उसको अल्टर करती है तो वो जो होता है कि वो रिस्पॉन्स नहीं दे पाता, तो जिसकी वजह से वो हिस्टामाइन्स वगैरह या ल्यूकोट्राइन्स वगैरह रिलीज नहीं करता। इनहिबिशन ऑफ नर्व सेल्स, वो जो नर्व सेल है जो उसको करवा रही है कि आ गया सिग्नल, उसको इनहिबिट कर देती है। या जो इंट्रासेलुलर कैल्शियम है उसको डिक्रीज़ कर देती है। जब इंट्रासेलुलर कैल्शियम कम हो जाएंगे तो कंट्रक्शन कम होगी, तो वो डीग्रैन्यूल्स जो है वो मास्ट सेल ब्रस्ट नहीं हो सकेगा, उससे लिकोट्राइन हिस्टामाइन वाले रिलीज नहीं हो सकेंगे। इनहिबिट मास्ट सेल डीग्रैन्यूल, इनहिबिट वाइट ब्लड सेल, इनहिबिट ऑफ लेट रिस्पॉन्स, मतलब ये अर्ली रिस्पॉन्स को भी ट्रीट कर रहा है और लेट रिस्पॉन्स को भी ट्रीट कर रहा है। और इसे हम प्रोफाइलैक्टिक तौर पे यूज़ करते हैं। इसे हम एमरजेंसी सिचुएशन में यूज़ करेंगे, इसे हम प्रोफाइलैक्टिक के तौर पे यूज़ करेंगे, क्योंकि हमने जब हमें अटैक हो जाए, सीवियर अटैक, उस टाइम हम नहीं इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि हमने पहले ही उसको स्टेबलाइज करना है कि मास्ट सेल से के हिस्टामाइन्स वगैरह या इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर रिलीज ना हो। एंटी IgE ये थोड़ा एक्सपेंसिव है, इतना ट्रीट नहीं किया जाता। ये क्या मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होती है जो कि IgE के साथ जाकर बाइंड हो जाती है और एंटीजन को बाइंड नहीं होने देती और मास्ट सेल और बेसोफिल से, जिसकी वजह से जो मास्ट सेल है वो स्टेबलाइज हो जाता है, वो रिलीज़ नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हमारे पास ब्रोंको कंस्ट्रक्शन का इफेक्ट नहीं आता। ये थोड़ा एक्सपेंसिव इफेक्ट है। कीटोलेफ्टिन ये एक और ड्रग्स है जो कि क्या होता है, हिस्टामाइन की रिलीज और अदर मटेरियल की रिलीज़ नहीं करवाता, और इसका इनहिबिटरी इफेक्ट होता है H1 रिसेप्टर पे। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास ब्रोंकोडायलेटर आ जाए। ब्रोंकोडायलेटर में 3 चीज़ें आ जाती है। सिम्पैथोमाइमेटिक, आज सिम्पैथोमाइमेटिक में क्या होता है कि वो जो बीटा-2 रिसेप्टर्स हैं जो कि हमारे म्यूजिकल में प्रेजेंट है, वहाँ पे ऐड करवा के क्या होता है, एडिनाइल साइक्लेज को स्टिमुलेट करवाता है। उसके स्टिमुलेट करवाने से CMP की लेवल इंक्रीज होते हैं और उससे ब्रोंकोडायलेशन का इफेक्ट आता है।
अब ब्रोंकोडायलेशन ये सिम्पैथोमिमेटिक मतलब ये हम एरोसोल इस्तेमाल करते हैं, ये बहुत इजी होता है, हम खुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मीटर डोज होता है, हमें बार वो नहीं करना पड़ता इसमें। अब उसमें क्या है, अब हम एरोसोल ले रहे हैं तो वो 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है, पार्टिकल साइज, पैटर्न ऑफ ब्रीथिंग और ज्योमेट्री ऑफ एयरवे, कि वो कितनी देर कितने मिकदार में जा रहा है। अब जो पार्टिकल साइज है वो 2 to 5 माइक्रोमीटर होना चाहिए और 80 to 90% जो है वो डिपॉजिट हो जाता है। लेकिन पैटर्न ऑफ ब्रीथिंग में क्या हो जाता है, डीप पोजीशन बाय होल्डिंग ब्रीथ बाय इंस्पायरेशन के मतलब हम जब सांस को रोकेंगे तो वो उस तरह अच्छी तरीके से डिपॉजिट होगा और ज्योमेट्री पे भी डिपेंड करता है। इसमें जो ड्रग्स आ जाते हैं फॉर्मिटोल और सल्मिटोल और भी बहुत सारी ड्रग्स है जैसे हम इंजेक्शन भी ले सकते हैं, ओरली भी ले सकते हैं और हम एरोसोल के फॉर्म में भी ले सकते हैं। अब ये जो फॉर्मिटोल सल्मिटोल है ये न्यूअर एजेंट है। इसमें क्या होता है कि जो लिपिड सोल्युबल डिजॉल्व इन स्मूथ मसल सेल मेम्ब्रेन स्लो रिलीज। अब जो लिपिड सोल्युबिलिटी होती है ना वो बहुत ज़्यादा होती है, लिपिड सोल्युबिलिटी इन ड्रग की बहुत ज़्यादा होती है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, और ये इनका ड्यूरेशन और एक्शन जो रिलीज़ होने का है ना वो बहुत कम होता है, बहुत लॉन्गर होता है, जिसकी वजह से हम इसे इनहेलेशन एरोसोल के फॉर्म में देते हैं। नेक्स्ट ड्रग्स आते हैं मिथाइल एक्जेंथीन ड्रग्स। अब इसकी जो ड्रग्स हैं वो थियोफाइलाइन, थ्रोम्बाइन और कॉफाइन वगैरह ड्रग्स हैं। अब इसमें क्या होता है कि ये भी हमारे अंदर क्या करवा रही थी, ब्रोंकोडायलेशन का इफेक्ट दे रही थी। इसका मैकेनिज्म एक्शन में फॉस्फोडाइएस्ट्रेज को इनहिबिट करवाती है। अब जो फॉस्फोडाइएस्ट्रेज है वो क्या करवा रहा है, एएमपी को सीएएमपी को एएमपी में कन्वर्ट करवा रहा होता है, तो इसको क्या करवाती है, फॉस्फोडाइएस्ट्रेज को इनहिबिट करवाती है, तो सीएमपी के लेवल ज़्यादा हो जाएंगे। जब सीएमपी के लेवल ज़्यादा हो जाएंगे तो रिलैक्सेशन इफेक्ट आएगा। जो एडिनोसाइन सेल्स है उनको भी इनहिबिट करवाती है, जब उनकी इनहिबिशन होगी तो सीएमपी के लेवल बढ़ जाएंगे। इसके अलावा हिस्टोन डी मिथाइलेशन या हिस्टोन डी एसिलाइजेशन, मतलब हिस्टोन में जो मिथाइलेशन हो रही होती है, मिथाइल की फॉर्मेशन हो रही होती है वो नहीं होती, या एसिटाइलेशन की जो फॉर्मेशन होती है वो नहीं होती, डी मतलब वो नहीं हो रही होती, जिसकी वजह से डीएनए ट्रांसक्रिप्शन नहीं होती, मेडिएटर फॉर्म नहीं होता और इन्फ्लामेशन नहीं होती। अगर हम इसके रॉन्ग इंट्रोडक्शन की बात करें तो फिनोटोइन, बार्बिटूरेट, सिगरेट स्मोकिंग, रिफैम्बाइसिन, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ये इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन है, इनमें इनको नहीं यूज़ करना चाहिए। अगर हम इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन की बात करें तो CNS ये, अब जैसे कि कैफ़ीन है वो नर्वस या इंसोम्निया का इफेक्ट देती हैं, 100 mg ऑफ कैफ़ीन, तो ये हमारी जो हम ब्रेन को जो सेल्स है उसको थोड़ा अलर्ट रखती हैं, अवेयरनेस काज करवाती हैं। CVS के अंदर पॉजिटिव क्रोनोट्रॉफिक और पॉजिटिव आइनोट्रॉफिक इफेक्ट देती है, कार्डिक आउटपुट भी इंक्रीज करवा रही है, पेरिफेरल सिस्टम भी इंक्रीज करवा देती है और ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज करवा देती हैं। इसके अलावा ब्लड विस्कोसिटी कम करवा देती है और ब्लड फ्लो इंक्रीज करवा देती है। अगर GIT की मैं बात करें आपको क्या इफेक्ट दे रही है, सिक्रीशन इंक्रीज करवा रही होती है और जो एंजाइम्स हैं उनकी भी ज़्यादा हो रहे हैं, किडनी के अंदर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन ज़्यादा करवा देती हैं और ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन कम करवा रही होती हैं और स्मूथ मसल के अंदर स्ट्रेंथ ज़्यादा करवा रही होती हैं, स्ट्रेंथ ज़्यादा हो रहा है और ये COPD को भी ट्रीट करवा रही होती हैं। और डायरेक्ट स्मूथ मसल पे क्या इफेक्ट आ रहा होता है, उसकी रिलैक्सेशन का इफेक्ट आ रहा होता है, एंटीबॉडी इंड्यूस नहीं होती, जिसकी वजह से इसके जो इफ़ेक्ट्स होते हैं वो क्या आ रहे होते हैं कि रिलैक्सेशन इफेक्ट आ रहे होते हैं और हिस्टामाइन को इनहिबिट करते हैं रिलीज होने से। एंटी मस्केनिक क्या करते हैं, एसिटाइलकोलिन से कम्पिटिट करती हैं, जहाँ पे एसिटाइलकोलिन को बाइंड होना होता है वहाँ पे जाके बाइंड हो जाती हैं ये वाली ड्रग्स। एक्ट ऑन M2 रिसेप्टर, इनहिबिशन ऑफ एडिनाइल साइक्लेज कंडक्शन, मतलब ये नॉर्मल ये काम करवा रही थी, लेकिन जब हम एंटी मस्किन, ये मस्किनिक का मैकेनिज्म है, जब हम एंटी मस्किन देंगे तो इसके ऑपोजिट इफेक्ट देंगे। जब हम करवाएंगे एक्ट ऑन M2 रिसेप्टर तो वो क्या करवा रहे हैं, एडिनाइल साइक्लेज करवा रही है, कंडक्शन करवा रही है। जब हम M3 पर करवाएंगे तो IP3 और DAG को हो रहा है और म्यूजिकल सिक्रेशन बढ़ा रही है। लेकिन जब हम एंटी मस्किनिक ड्रग देंगे तो म्यूजिकल सिक्रेशन भी कम हो जाएंगी और कंट्रक्शन रिलैक्सेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये हमने सिंपली बताया हुआ है ब्रोंकोडायलेशन है तो ब्रोंको कंस्ट्रक्शन होगी। तो ब्रोंको कंस्ट्रक्शन में क्या है कि एडिनाइल साइक्लेज CMP के लेवल और AMP ये का करवा रहे हैं, ब्रोंकोडायलेशन करवा रहे हैं। तो इसमें हम बीटा एगोनिस्ट देख के एडिनाइल साइक्लेज का मकदार बढ़ा देते हैं तो ब्रोंकोडायलेशन ज़्यादा हो जाती है। अगर हम फॉस्फोडाइएस्ट्रेज इनहिबिटर कर दें थियोफाइलाइन से तो ब्रोंकोडायलेशन का इफेक्ट नहीं आएगा। एडिनोसाइंस भी क्या करवाने, ब्रोंको कंस्ट्रक्शन करवाने और एसिटाइलकोलिन भी ब्रोंको कंस्ट्रक्शन करें, लेकिन हम एंटी मस्किनिक रख दें तो वो ब्रोंको कंस्ट्रक्शन को इनहिबिट करती हैं और थियोफाइलाइन भी इनहिबिट कर रही होती हैं। ये सारा जो था टॉपिक अस्थमा के बारे में।